नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर हिंदी साहित्य के बारे में। अगर आप बीए के सेकंड सेमेस्टर में और हिंदी साहित्य आपका सब्जेक्ट है तो आपको पढ़ना होता है कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर के बारे में, या क्वेश्चन पेपर है 2025 का, लेकिन इसको मॉडल पेपर के तौर पर मैं बता रहा हूँ। इसमें 100 क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, विस्तार से चर्चा करूंगा, सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर के, जो कि 2026 और 2027 की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बहुत अच्छी जगह आए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा, चूंकि ये क्वेश्चन पेपर है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, सभी विश्वविद्यालयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, जिनका पेपर ऑब्जेक्टिव होता है उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बात ध्यान रखेंगे। एक बात और ध्यान रखेंगे, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का सिलेबस थोड़ा सा चेंज है। इसको लेकर के मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा सेपरेटली, तो इसको लेकर के टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। अब आइए हम आगे बढ़ते हुए चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर के 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को मैं बहुत ही बारीकी के साथ समझाऊंगा। पहला क्वेश्चन से दोस्तों, पल्लवन का समानार्थी शब्द है। पल्लवन का समानार्थी शब्द इनमें से कौन सा होगा? देखिए, प्रसंग तो होगा नहीं, प्रारूपण भी नहीं होगा, टीका भी नहीं होगा। प्रारूपण का या पल्लवन का मतलब क्या होता है? पल्लवन को विस्तारण कह सकते हैं या फिर व्याख्या कह सकते हैं, ठीक है, व्याख्या करना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पल्लवन का मतलब क्या होता है? किसी भी सूक्ति का, किसी भी छोटे दोहे का व्याख्या लिखना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, यहीं पर पांचवा क्वेश्चन भी साथ ही में देख लीजिए, ठीक है। संदेश की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? संदेश की सबसे प्राचीन शैली कौन सी? दूरभाष माने टेलीफोन नहीं होता है, ये टेलीग्राम, फैक्स, ये सब नहीं होता है। पत्राचार जो है सबसे पुराना व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पांचवे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? पांचवे का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, आलेखन का समानार्थी शब्द है। आलेखन का समानार्थी शब्द, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है आलेखन का समानार्थी शब्द इनमें से क्या होगा? आलेखन, आलेखन की बात की जाए, ड्राफ्टिंग जिसको आप कह सकते हैं, ड्राफ्टिंग, ठीक है। तो आलेखन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो किसी प्रारूप को तैयार करना, ठीक है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से कई बार सारांश या प्रारूपण के संदर्भ में इसको देखा जाता है। तो कहीं कहीं पर इसको सारांश के रूप में, लेकिन आलेखन का सीधा सा मतलब किससे होगा? आपका प्रारूप से होगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दूसरे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? दूसरे का भी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, टिप्पणी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? छठा नंबर, टिप्पणी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नोट कहते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टिप्पणी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नोट बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। टिप्पणी को नोट बोला जाता है, नोटिंग बोला जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपका आ चुका, पत्र आलेखन की दृष्टि से पत्र के कितने भाग होते हैं? तो पत्र आलेखन की दृष्टि से पत्र के कितने भाग होते हैं दोस्तों? पत्र के 3 भाग होते हैं आलेखन की दृष्टि से। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्य रूप से पत्र के 3 भाग होते हैं, ठीक है। किसके? आलेखन की दृष्टि से पत्र के 3 भाग होते हैं। पत्र का प्रकार नहीं पूछा गया, पत्र के 3 भाग पूछा गया है। तो पहला होता है संबोधन, जहां से प्रारंभ होता है पत्र का। दूसरा होता है उसका मुख्य विषय वस्तु, जिसको मेन बॉडी बोलते हैं। और तीसरा होता है समापन या अधोलेखन, जिसको आप कह सकते हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सातवां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, टिप्पणी लिखने की कला को क्या कहा जाता है? टिप्पणी लिखने की कला को टिप्पण कहते हैं। सातवें का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी में नोटिंग कहा जाता है टिप्पण को, और टिप्पणी को नोट कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चले, अगला क्वेश्चन आपका आठवां नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए इसी के साथ में। टिप्पणी में टिप्पणी अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। टिप्पणी में टिप्पणी अधिकारी के हस्ताक्षर जो होते हैं, टिप्पणी में, किसी भी टिप्पणी में, किसी भी नोट में टिप्पणी का जो अधिकारी होता है, टिप्पणी करने वाला, उसका हस्ताक्षर कहाँ पर होता है? बाईं ओर होता है पत्र के। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। औपचारिक टिप्पण लेखन के बाद संबंधित अधिकारी अपने पद के साथ बाईं ओर हस्ताक्षर करता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्न में आलेखन की विशेषता नहीं है। आलेखन की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं? बताएंगे। आलेखन की विशेषता कौन सी नहीं है? विस्तार है, सत्यता भी है, और पूर्णता। ये सब विस्तार, सत्यता, पूर्णता जो होता है, यह आलेखन में होना। स्पष्टता, शुद्धता, पूर्णता। स्पष्टता, शुद्धता, पूर्णता होना चाहिए। शिष्टता व्यवहार का गुण है, जबकि आलेखन एक औपचारिक प्रक्रिया होती, तो शिष्टता इसका गुण नहीं, बाकी सब है, ठीक है। तो आपने इस तमाम प्रकार के प्रश्नों को समझ पा रहे हैं। आपको बता दूं कि अगर आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने हैं, कई प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। एक प्रैक्टिस सेट हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, वहां पर अवेलेबल है, उसको देख लीजिएगा। एक प्रैक्टिस सेट आपको शुक्ला डी पॉइंट पर इससे पहले मिल जाएगी, तो यह तीसरी प्रैक्टिस सेट आप मान सकते हैं, ठीक है।
आपको बता दूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप एसएमएस कर दीजिएगा अगर आपको प्रैक्टिस लेना तमाम सारा 100 क्वेश्चंस की विथ आंसर शीट 9984 039 139 लिखित वाला भी मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव वाला भी मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ऑब्जेक्टिव का आपको सीरीज या किताब कोई खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप हमसे जुड़ते हैं। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। मात्र और मात्र 100 रुपये फीस में आपको सब कुछ मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा, को करिकुलर का भी मिल जाएगा। मात्र 100 रुपये फीस में, ध्यान रखें कितने रुपए बेटा, केवल और केवल 100 रुपये फीस में आपको सभी सब्जेक्ट का नोट मिल जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाला भी, लिखित वाला भी। जैसे आप एसएमएस करेंगे इस नंबर पर, आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं। जैसे आप फीस जमा करेंगे आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक भी मिलती रहेगी, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, सब कुछ आपको मिलता रहेगा। सब बहुत ही बारीकी के साथ मैं चीज़ों को बताऊंगा। ठीक है, एक ऑफर ये भी चल रहा है कि सेकंड सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर एक साथ जो बच्चा फीस जमा करेगा उसकी फीस केवल 150 रुपये ही लगेगी। 150 रुपये में पूरा सेकंड सेमेस्टर, पूरा थर्ड सेमेस्टर का नोट्स, सभी सब्जेक्ट का उसको मिलता रहेगा। ठीक है, ये बड़ी व्यवस्था आपके लिए कर देगी। जिनको भी जुड़ना है तुरंत एसएमएस करें, देर न करें, 9984 039 139 पर। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। प्रश्न आपका आ चुका 9वां नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। प्रश्न है, पत्र पर टिप्पणी होनी चाहिए, बताएं पत्र पर टिप्पणी जो होती है वो संक्षिप्त होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9वें का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक आदर्श टिप्पणी हमेशा तर्कसंगत, स्पष्ट और संक्षिप्त होनी चाहिए ताकि निर्णय लेने में आसानी हो सके। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रतिवेदन के कितने प्रकार होते हैं? प्रतिवेदन के 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। प्रतिवेदन कितने प्रकार हैं बेटा? 3 प्रकार होता है मुख्य रूप से। ठीक है, व्यक्तिगत प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रतिवेदन और कार्य संपादन प्रतिवेदन, 3 प्रकार की रिपोर्ट होती है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है, समाचार वह है जो, समाचार वह है जो ताजा हो, बिल्कुल राइट आंसर, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को ग्रहण करती है, उसको प्रोसेस करती है और उसका परिणाम आउटपुट के माध्यम से सही तरीके से बाहर देती है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू को कहते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है बेटा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, निर्देशित करता है कौन? सीपीयू। ठीक है, अगला 14 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है, दुनिया की सबसे, कंप्यूटर की दुनिया में हिंदी का प्रवेश कब हुआ? कंप्यूटर की दुनिया में हिंदी का प्रवेश 80 के दशक में हुआ। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, 80 के दशक में हुआ। 1980 ईस्वी के आसपास डॉस यानी कि DOS आधारित प्रणालियों में हिंदी फॉन्ट्स का विकास शुरू हुआ था, ये बात ध्यान रखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर किसके भाग हैं? मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर ये सब किसके भाग है बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर ये सब भाग हैं आउटपुट के। आउटपुट, कंप्यूटर में आउटपुट और इनपुट 2 डिवाइस होती हैं, तो वे डिवाइस जिनके माध्यम से कंप्यूटर हमें परिणाम दिखाता है या सुनाता है उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए, जिसके माध्यम से कंप्यूटर डेटा को अंदर लेता है उसको इनपुट डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब इनपुट डिवाइस हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, कृतदेव, चाणक्य ये सब क्या है? कृतदेव, चाणक्य ये सब एक फॉन्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी टाइपिंग के लिए प्रसिद्ध नॉन यूनिकोड फॉन्ट्स के रूप में प्रयोग किया जाता है, चाणक्य का, कृतदेव का। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, इनमें से एक आर्थी शब्द कौन सा है? 17 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर का राइट आंसर कौन बताएगा? बताइए। इनमें से यशस्वी शब्द, प्रश्न क्या पूछा? यशस्वी है कि एकार्थी? एकार्थी शब्द पूछा गया है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। एकार्थी शब्द का प्रयोग, इन एकार्थी शब्द जो है किसके लिए है? एकार्थी शब्द मोहनदास करमचंद गांधी के लिए, लाल जवाहरलाल नेहरू के लिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए, किसके लिए? एकार्थी शब्द, एक अर्थी यानी जिसका एक ही अर्थ होता है। देखिए, नाम के एक अर्थ ही होते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, लाल जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब नाम दिया हुआ है और नाम के एक ही अर्थ होते हैं, इसका डी लगा दीजिएगा। उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर। 17 नंबर का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। 17 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन आपका चुका, सुधा किसका पर्यायवाची शब्द है? सुधा जो होता है अमृत का पर्यायवाची शब्द है, बी ऑप्शन में दिया है। सुधा हो गया, पीयूष है, सोम है, अमृत है, ये सब सुधा जो है, सुधा, सोम, अमृत, पीयूष ये सब जो है अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर। जबकि गरल और विष
जो है ये 20 के होते हैं, ठीक है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन से कोटि शब्द का क्या अर्थ है? कोटि शब्द का मतलब करोड़ भी होता है और करोड़, इनमें से करोड़ ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोटि का करोड़ शब्द ही सही ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन, ठीक है। तो 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 19 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन से विस्तार का विलोम है। 20 नंबर, विस्तार का विलोम फटाफट से बताने का प्रयास। विस्तार का विलोम होता है प्रसार नहीं, संचार नहीं, लघु, विस्तार वाले लघु नहीं, संक्षेप, बिल्कुल विस्तार का जो है सही होगा संक्षेप। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 20 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संक्षेप यानी डी ऑप्शन। 20 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 20 का जिन बच्चों ने डी लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो 20 का डी लगा दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। 20 का डी लगा दीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है भूषण का विलोम क्या होता है? भूषण का विलोम, भूषण का विलोम इनमें से क्या होता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। भूषण का विलोम क्या होता है? भूषण का विलोम इनमें से क्या होगा? विष्णु, भूषक या मूषक? तो भूषण का विलोम दूषण होगा, क्योंकि भूषण माने होता है सजाना या गुण, और दूषण माने होता है दोष या बुराई, ठीक है। इसका बी ऑप्शन 21 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं, सी ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला होता है आपका विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा विस्मयादिवाचक, अगला है आपका आज्ञावाचक, फिर उसके बाद में इच्छावाचक, फिर संदेहवाचक और फिर संकेतवाचक। ये 8 प्रकार होते हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य के। 23 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन से यदि आप आएंगे तो मैं चलूंगा, अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? 23 नंबर, यदि आप आएंगे तो मैं चलूंगा, अर्थ की दृष्टि से ये संकेतवाचक शब्द होता है। 23 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, संकेतार्थक शब्द या संकेतवाचक शब्द, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो, यानी कि जब या जहां एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर डिपेंड करता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं, संकेतार्थक वाक्य कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। प्रश्न अनुच्छेद 120 में वर्णित है। अनुच्छेद 120 में क्या वर्णित है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 120 में क्या वर्णित है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 120 में क्या है? बिल्कुल संसद की भाषा के बारे में बताया गया है। 24 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, संसद की भाषा के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 120 जो है संसद में कौन सी भाषा का प्रयोग होगा, खास करके हिंदी और अंग्रेजी के संबंध में बताता है। वहीं पर 27 नंबर क्वेश्चन बगल में ही देख लीजिएगा। का समूह वाले प्रदेश नहीं है। का समूह वाले प्रदेश मतलब क्या होता है? ऐसा जो है भाषाई आधार पर जो है कई राज्यों को बांटा गया था, जिसमें का खा गा करके था, ठीक है। तो का खा गा श्रेणी में बांटा गया है, 3 श्रेणियां हैं। का श्रेणी वाले वे राज्य हैं जहां पर हिंदी मुख्य भाषा के रूप में बोली जाती है। 1976 राजभाषा आयोग के द्वारा राज्यों को जो है 3 समूह में बांटा गया था, का खा गा, तो श्रेणियों में, ठीक है, जिनमें से का जो है जहां पर हिंदी भाषी प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश का में शामिल है, बिहार भी हिंदी प्रदेश में, राजस्थान भी, यानी उत्तर प्रदेश में पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी आप देखते हैं, बिहार में बिहारी हिंदी, मैथिली, मगही, भोजपुरी, राजस्थान में राजस्थानी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ठीक है, ये सब आपकी आती है। तो ये सब हिंदी के ही प्रदेश है, यानी क्षेत्र में आएंगे। पंजाब पंजाबी आता है, यानी पंजाब नहीं आएगा हिंदी क्षेत्र में, ठीक है। तो डी ऑप्शन, पंजाब को खा वाले श्रेणी में रखा गया है, ठीक है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, मतलब उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार जो है ये सब आपके का श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये संविधान के 343 अनुच्छेद में कहा गया है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 343 का एक जो है वो कहता है कि भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप देख लीजिएगा। 28 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा लगे हाथ। हिंदी भाषा किसकी पुस्तक है? हिंदी भाषा पुस्तक के लेखक कौन है? भोलानाथ तिवारी की पुस्तक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी के प्रकांड भाषा विद्वान है ये, ठीक है, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। अगला 29 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है कंप्यूटर और हिंदी पुस्तक के लेखक कौन है? कंप्यूटर और हिंदी पुस्तक के लेखक है संजीत जैन। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, संजीव जैन, ठीक है, संजीव जैन या संजीत जैन, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी में प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए ये पुस्तक लिखी गई है। तो कंप्यूटर और हिंदी पुस्तक किसकी? संजीव जैन की पुस्तक है, डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन से आपका राजभाषा नियम 1976 में देश के राज्यों को कितने समूह में बांटा गया? तो 3 समूहों में, का, खा और गा, ठीक है।
ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। 26 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। 26 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 26 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 26 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। 26 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी 25 का ए बिल्कुल राइट आंसर आपका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। कार्यालय हिंदी से आशय क्या है? कार्यालय हिंदी से क्या आशय है? 30 नंबर प्रश्न आप बताइए, कार्यालय हिंदी का क्या मतलब है? कार्यालय हिंदी मतलब क्या होता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 30 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए ऑप्शन, सरकारी कार्यालयों की हिंदी। सरकारी कार्यालयों की हिंदी जो होती है, कार्यालय हिंदी का मतलब क्या होता है? सरकारी पत्रों की हिंदी, सरकारी आदेशों की हिंदी या सरकारी कार्यालयों की हिंदी। देखिए, प्रयोजन मूलक हिंदी का एक अंग मानते हैं और खास करके कार्यालयी हिंदी जो होती है, कार्यालय सरकारी कार्यालयों की हिंदी को ही कहा जाता है। सरकार कार्यालय हिंदी में सरकारी कार्यालय में बेसिकली सरकारी पत्र और आदेश सब आ जाते हैं, ठीक है। सरकारी आदेश हो, सरकारी पत्र हो, सरकारी कार्यालय की हिंदी, सभी की हिंदी। यहाँ पर डी ऑप्शन ज़्यादा बेटर लग रहा है, डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। वैसे ए ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, लेकिन डी भी लग सकता है, ये बात आप ध्यान। तो ए या डी में से कोई एक, वैसे डी भी लग सकता है, ए भी, चूंकि सरकारी पत्र की भाषा भी कार्यालय हिंदी होती है, सरकारी आदेश की भाषा भी कार्यालय हिंदी में ही होती है। लेकिन सरकारी आशय, इसका मतलब जो पूछा गया है, वास्तव में अगर देखा जाए कार्यालय हिंदी से क्या आशय है, तो सरकारी कार्यालयों की हिंदी से ही आशय है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला 34 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कार्यालय हिंदी में किस प्रकार के शब्द प्रयुक्त होते हैं? तो 34 नंबर, कार्यालय हिंदी में तकनीकी शब्द प्रयोग होते हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तकनीकी शब्द का प्रयोग होता है, बिल्कुल पारिभाषिक शब्द, तकनीकी शब्द। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन से, कार्यालय हिंदी की वाक्य रचना होती है। कार्यालय हिंदी की वाक्य रचना जो होती कैसी होती है? जटिल होती नहीं, अलंकारिक होती है, अनियंत्रित होती, कैसी होती? सरल होती है। कार्यालय हिंदी की जो होती है वो एक प्रकार से प्रशासनिक भाषा बिल्कुल स्पष्ट और सरल होती है, ताकि भ्रम की स्थिति ना पैदा हो। तो 35 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 35 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। कार्यालय हिंदी के अंतर्गत नहीं आता। कार्यालय हिंदी के अंतर्गत क्या नहीं आता? 31 नंबर बताएंगे। कार्यालय हिंदी के अंतर्गत क्या नहीं आता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भाषा आती है, बिल्कुल आती है, ठीक है। अर्ध सरकारी निकायों की भाषा आती है क्या? बताएंगे। व्यक्तिगत भाषा, तो देखिए जिला अधिकारी का पत्र भी आता है, अर्ध सरकारी निकायों की भाषा भी आती है, ये सब भी आता है। व्यक्तिगत भाषा जो होती कार्यालय हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। 31 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, ठीक है। तो 31 का सी ऑप्शन कौन लगाएगा बेटा? 31 का सी ऑप्शन लगा दीजिएगा। 31 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 31 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते 32 नंबर क्वेश्चन से, कार्यालय हिंदी से क्या आशय है? कार्यालय हिंदी यानी काम काज में प्रयुक्त हिंदी को कार्यालय हिंदी कहते हैं। 32 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चले 36 नंबर बगल में दिया हुआ है प्रश्न, आप देख लीजिएगा। कार्यालय हिंदी में किस प्रकार के शब्दों को वरीयता दी जाती है? कार्यालय हिंदी में किस प्रकार के शब्दों को वरीयता दी जाती है? तो दी जाती है मानक शब्दों को, मानक, ठीक है, मानक भाषा के शब्दों को वरीयता दी जाती है। ऑप्शन नंबर डी, 36 का बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 36 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, देखेंगे 37 नंबर भी देख लीजिए। कार्यालय हिंदी में पत्र लिखे जाते हैं। कार्यालय हिंदी में जो पत्र होते हैं औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर्मल लेटर होता है। 33 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। कार्यालय हिंदी का प्रयोग किसमें होता है? कार्यालय हिंदी का प्रयोग किसमें होता है बेटा? पत्राचार में, कविता कहानी, देखिए कविता कहानी में साहित्यिक हिंदी का प्रयोग, उपन्यास में साहित्यिक हिंदी का प्रयोग होता है। पत्राचार में कार्यालय हिंदी का प्रयोग होता है, ए ऑप्शन। 33 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 33 का पत्राचार में, ठीक है। ए ऑप्शन 33 का भी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को समझ पा रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लेक्चर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और भी प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। 38 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि कार्यालय हिंदी में किस प्रकार के शब्दों से बचना चाहिए? कार्यालय हिंदी में मानक शब्दों का प्रयोग करें, तकनीकी शब्दों का प्रयोग करें, सरल शब्दों का प्रयोग करें, इन सभी शब्दों का आपको प्रयोग करना चाहिए। कार्यालय हिंदी में हमको साहित्यिक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साहित्यिक शब्दों का प्रयोग हमको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो 38 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। 38 का बेटा कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है। 38 का डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। आगे देखते हैं, यहीं पर बगल में 42 नंबर क्वेश्चन से देख लीजिए। कार्यालय हिंदी को प्रयोजन मूलक हिंदी का रूप मानने वाले विद्वान कौन से हैं? बताएंगे। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है 42 नंबर क्वेश्चन से, कार्यालय हिंदी को प्रयोजन मूलक हिंदी का रूप मानने वाले विद्वान कौन से हैं? तो रामचंद्र शुक्ल जो है इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है, सी ऑप्शन,
ठीक है। विभिन्न विद्वानों के मत हैं, परंतु डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने इस क्षेत्र में अधिक काम किया है। तो भोलानाथ तिवारी का भी नाम आ सकता है, ठीक है, और डॉक्टर नगेंद्र का भी नाम आ सकता है। भोलानाथ तिवारी देख लो या फिर रामचंद्र शुक्ल। कार्यालय हिंदी को प्रयोजन मूलक हिंदी का रूप मानने वाले विद्वान। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा भी छोड़ दीजिएगा, हालांकि या तो भोलानाथ तिवारी ही लगेगा क्योंकि उन्होंने ही इस पर काम किया है। तो बी या सी, रामचंद्र शुक्ल भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिलता है, तो बी या सी में से कोई एक हो सकता है। इसको अभी छोड़ दीजिए 42 नंबर का, ठीक है, 42 का छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 39 नंबर क्वेश्चन से कार्यालय हिंदी की विशेषता नहीं है इनमें से। कार्यालय हिंदी की क्या विशेषता नहीं, 39 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कार्यालय हिंदी में सरलता होती है, स्पष्टता भी होती है, सुबोधता भी होती है, तुरंत समझ में आ जाती है, ठीक है। कार्यालय हिंदी में जो है विशेषता क्या नहीं, अलंकारिकता इसमें नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका यही सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 39 नंबर का बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। 39 का सी ऑप्शन लगा दीजिएगा, ठीक है, सी ऑप्शन ज़्यादा बेटर है इसका। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, कामकाजी हिंदी को दफ्तरी भाषा का नाम किसने दिया। कार्यालयी हिंदी को दफ्तरी भाषा का नाम किसने दिया है। कार्यालयी हिंदी एक विशिष्ट जो है संज्ञा है जो कार्यालयी हिंदी की अनुवाद आधारित प्रकृति की वजह से है। तो कार्यालयी हिंदी को दफ्तरी भाषा किसने कहा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कार्यालयी हिंदी को दफ्तरी भाषा का नाम किसने दिया। तो कार्यालय हिंदी को दफ्तरी भाषा का जो है भाषा का नाम किसने दिया बेटा, भोलानाथ तिवारी, श्याम सुंदर दास, हरदेव बाहरी या डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। 43 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दफ्तरी भाषा उन्होंने ही कहा है, ठीक है। अच्छा, उतारी भाषा भी उन्होंने ही कहा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का इतिहास, अनुवाद विज्ञान, तमाम से रचनाएं भी उन्होंने लिखी हैं, ठीक है। कार्यालयी और प्रयोजन मूलक हिंदी के विभिन्न रूपों की व्याख्या भी उन्होंने करी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, भोलानाथ तिवारी। अच्छा, इसमें भी भोलानाथ तिवारी ही लगेगा, 42 नंबर वाला भी भोलानाथ तिवारी लगा दीजिएगा, बी ऑप्शन। 42 नंबर का भी बी ऑप्शन लगा दीजिएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे, भोलानाथ तिवारी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 38 हो गया आपका, चले 39 भी होगा, ये भी हो गया आपका। चले अब अगला 40 नंबर क्वेश्चन से, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस फटाफट से आप बताने का। 40 नंबर, हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर को मनाते हैं, बी ऑप्शन मतलब सी ऑप्शन में दिया है 14 सितंबर, सी ऑप्शन 14 सितंबर को, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा मनाया गया, बी ऑप्शन। 40 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन। 40 का सी ऑप्शन में दिया हुआ है, बिल्कुल 40 का सी ऑप्शन दिया हुआ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। चलेंगे आगे के देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, यहीं पर देख लीजिए, भूल जाएंगे। 44 नंबर, साहित्यिक भाषा कहलाती है, साहित्यिक भाषा कहलाती है, बताएंगे। 44 नंबर, साहित्यिक भाषा को कौन सी भाषा कहते हैं, कार्यालयी भाषा नहीं, दफ्तरी भाषा नहीं, देसी भाषा भी नहीं कहते। साहित्यिक भाषा को हम लोग क्या कहते हैं, सृजनात्मक भाषा कह सकते हैं, डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। 44 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लहरी भाषा भी कह सकते हैं साहित्यिक भाषा को, ठीक है, लहरी भाषा भी कह सकते हैं, सृजनात्मक भाषा भी कह सकते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन लगा दी, 44 नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 44 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, चले 41 नंबर क्वेश्चन से, कार्यालयी हिंदी के अधिकार क्षेत्र को किस नियम के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है। 41 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, कार्यालयी हिंदी के अधिकार क्षेत्र को किस नियम के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है। तो राजभाषा नियम 1967 के द्वारा, राजभाषा अधिनियम 1967 ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट। 41 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 41 का बेटा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 41 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1967, ठीक है। आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन क्या, 43 नंबर क्वेश्चन आपका ए बिल्कुल ठीक है, हाँ ठीक है। आगे देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन से, एकेडमिक का हिंदी पर्यायवाची शब्द क्या है। एकेडमिक, एकेडमिक का हिंदी पर्यायवाची शब्द क्या होता है। एकेडमिक का हिंदी पर्यायवाची शब्द अनुसंधान नहीं होगा, अधिनियम भी नहीं, शैक्षिक होगा, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, 45 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन से, एफिडेविट का हिंदी, एफिडेविट को शपथ पत्र कहते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, शपथ पत्र, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी। 46 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, 46 नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 47 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन से, कार्यसूची के लिए हिंदी में शब्द, कार्यसूची के लिए अंग्रेजी शब्द क्या होगा। कार्यसूची के लिए अंग्रेजी शब्द, कार्यसूची के लिए एजेंडा शब्द का प्रयोग होता है, ए ऑप्शन में दिया एजेंडा, 47 का ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन 48 नंबर, अभिकर्ता के लिए अंग्रेजी शब्द,
अभिकर्ता के लिए अंग्रेजी शब्द कौन सा होगा? 48 नंबर। अभिकर्ता के लिए अंग्रेजी शब्द का प्रयोग होगा एजेंट। अभिकर्ता को एजेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन में दिया अभिकर्ता। 48 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा बेटा। 48 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 49 नंबर क्वेश्चन से पोस्ट का हिंदी पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पोस्ट का मतलब क्या होता है बताएंगे। 49 नंबर। पोस्ट का मतलब होता है पद। ठीक है, पोस्ट का मतलब क्या होता है? डाक भी हो सकता है, चौकी भी। पोस्ट का मतलब चौकी भी हो सकता है क्या? चौकी, डाक या पद, पोस्ट का मतलब ये सब हो सकता है। ठीक है, पोस्ट माने ओहदा या पद भी कहा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, वैसे पोस्ट का मतलब यहाँ पर जो है पोस्ट माने डाक भी हो सकता है, पोस्ट ऑफिस डाकघर। ठीक है, ऐसे ही चौकी भी पोस्ट का मतलब हो सकता है। ठीक है, तो चेक पोस्ट या पुलिस, तो यहाँ पर डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। 49 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 49 का भी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इधर वाले क्वेश्चन देख लीजिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण का अधिकार है। पारिभाषिक शब्दों के अधिकार मतलब पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण का अधिकार किसको है? तो किसी संस्था को, किसको है? 50 नंबर बताएंगे फटाफट से। केंद्रीय सरकार को है। राजभाषा विभाग के तहत भारत सरकार के पास मानक शब्दावली तैयार करने का संवैधानिक अधिकार है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय सरकार को, बिल्कुल 50 नंबर का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। पारिभाषिक शब्दावली निर्माण करने वाली संस्था कौन सी है? 51 नंबर। पारिभाषिक शब्दावली निर्माण करने वाली जो संस्था है वह है वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग। बी ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की, ध्यान रखेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन से परिपत्र में क्या नहीं होता? बताएंगे। परिपत्र में क्या नहीं होता बेटा? 52 नंबर बताएंगे। परिपत्र में क्या नहीं होता है? संबोधन नहीं होता परिपत्र में, बाकी सब होता है। संबोधन नहीं होता है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिपत्र में संबोधन नहीं होता है, सर्कुलर में संबोधन नहीं होता, बाकी पदनाम, विषय, पृष्ठांकन सब होता है। तो ए ऑप्शन 52 नंबर का करेक्ट आंसर बिल्कुल है। अगला क्वेश्चन आपका 53 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों। 53 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न है आपका, एकाधिक अधिकारियों या विभागों को प्रेषित सरकारी पत्र कहलाता है? एकाधिक अधिकारियों और विभागों को प्रेषित सरकारी पत्र जो होता है उसी को परिपत्र कहा जाता है, सर्कुलर कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 57 नंबर भी देख लीजिए। अधिसूचना प्रकाशित होती है। अधिसूचना प्रकाशित होती कहाँ से बेटा? राजपत्र यानी गजट में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। अगला क्वेश्चन 58 नंबर भी देख लीजिए। उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र, उत्तम पुरुष शैली में जो है अर्धशासकीय पत्र, डेमी या फेसियल लेटर लिखा जाता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह पत्र एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से लिखता है। इसमें औपचारिकता कम होती है और मैं यानी उत्तम पुरुष शैली का प्रयोग होता है। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन आपका चुका। परिपत्र किस श्रेणी में आता है? परिपत्र जो होता है किस श्रेणी में आता है बेटा? परिपत्र कार्यालयीय पत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। 55 नंबर क्वेश्चन से कार्यालय आदेश में सबसे ऊपर होता है। कार्यालय आदेश में सबसे ऊपर कार्यालय का नाम लिखा होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन से आवेदन पत्र के अंत में लिखा जाता है। आवेदन पत्र के अंत में क्या लिखा जाता है बेटा? आवेदन पत्र के अंत में प्रार्थी या भवदीय लिखा जाता है। प्रार्थी या भवदीय, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रार्थी या भवदीय आवेदन पत्र के अंत में लिखा जाता है, प्रार्थी या भवदीय। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 59 का ए ऑप्शन लगा दीजिएगा। सी भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 का सी ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो सकता है। 59 का करेक्ट आंसर ए या सी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। 60 नंबर क्वेश्चन, सरकारी पत्र का गुण इनमें से नहीं है। सरकारी पत्र का गुण क्या नहीं है? देखिए, व्यक्तिगत संबंध सरकारी पत्र में नहीं होता, बाकी मौलिकता, मृदुलता ये सब होती है। व्यक्तिगत संबंध सरकारी पत्र का गुण नहीं है, ए ऑप्शन लगा दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। 56 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। 56 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? प्रश्न 56 नंबर क्वेश्चन से, पूर्व में प्रेषित पत्र एवं स्मरण यानी याद दिलवाने के लिए लिखा गया पत्र को क्या कहते हैं? इसी को अनुस्मारक कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुस्मारक, रिमाइंडर बोला जाता है इसको। ठीक है, यदि किसी पत्र पर आप पत्र भेजे हैं और पत्र पर आपका काम नहीं होता है तो दोबारा से उस पत्र के याद दिलाने के लिए दूसरा एक पत्र लिखते हैं, उसी को अनुस्मारक या रिमाइंडर कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन से, सरकारी पत्र की शैली होती है। सरकारी पत्र की शैली कैसी होती है? 61 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सरकारी पत्र की शैली जो होती है बेटा कैसी होती है? सरकारी पत्र की शैली जो होती है वो बिल्कुल औपचारिक होती है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन से, संक्षेपण का मूल भाव, संक्षेपण का मूल भाव अनिवार्य तथ्यों का चयन। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। सॉरी, विस्तार नहीं होगा, अतिकथन भी नहीं होगा, व्यक्तिगत कथन नहीं,
अनिवार्य तथ्यों का चयन, बी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 65 नंबर का सी ऑप्शन, 65 नंबर का सी ऑप्शन, यानी कि सार सार को गही लिए और थोथा दिए उड़ाए, तो 65 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला 66 नंबर क्वेश्चन से विस्तारण को हिंदी में क्या कहते हैं? विस्तारण को संक्षेपण बोलेंगे? नहीं। ठीक है, पल्लवन बोलेंगे विस्तारण को, बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 66 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 66 नंबर का करेक्ट आंसर क्या? विस्तारण को अंग्रेजी में क्या? 66 नंबर, पल्लवन को हिंदी में विस्तारण, विस्तारण को पल्लवन, दोनों एक दूसरे का जो है समानार्थी शब्द है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 66 का डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, 66 का डी ऑप्शन दोस्तों सही लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देख लीजिएगा, संक्षेपण को मूल का होना चाहिए। संक्षेपण का मूल को क्या होना चाहिए? मूल का 1/3 होना चाहिए। 1/3 ऑप्शन नंबर इसका बी में दिया है, बिल्कुल 1/3 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 62 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 62 का आपका 1/3 बिल्कुल बी ऑप्शन, 62 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन से, संक्षेपण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? संक्षेपण को 63 नंबर, संक्षेपण को अंग्रेजी में प्रेसी कहा जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर को प्रेसी, प्रेसीज लेखन का अर्थ है संक्षेपण। ठीक है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो प्रेसी, 63 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पल्लवन कर्ता होना चाहिए, पल्लवन कर्ता कैसा होना चाहिए? कर्तव्यशील, अध्ययनशील या सृजनशील? 67 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पल्लवन कर्ता जो है कैसा होना चाहिए? पल्लवन कर्ता, पल्लवन कर्ता सृजनशील होना चाहिए, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, सृजनशील होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा 68 नंबर क्वेश्चन से, पल्लवन किस प्रकार की रचना प्रविधि है? पल्लवन जो होती कैसी रचना प्रविधि है? तो पल्लवन गद्य में लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो, केवल गद्य में लिखा जाता है। ठीक है, संक्षेपण का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तता, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। संक्षेपण का मतलब क्या होता है? संक्षिप्तता, ए ऑप्शन, 64 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 69 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? 69 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 69 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। 69 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर जो है वो परम 8000, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, परम 8000 बिल्कुल राइट आंसर है। सी डेक पुणे के द्वारा 1991 में इसको बनाया गया था, प्रथम सुपर कंप्यूटर को। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन से, मॉनिटर का क्या काम है? मॉनिटर का काम क्या होता है बेटा? डेटा को डिस्प्ले करना, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, डेटा को डिस्प्ले करना। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होती है जो प्रोसेस किए गए डेटा को दृश्य रूप में दिखाता है, ये बात ध्यान। 73 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला 74 नंबर क्वेश्चन से, ईमेल द्वारा भेजा जाता है, ईमेल द्वारा क्या भेजा जाता है? 74 नंबर, ईमेल के द्वारा ज्ञापन, रिपोर्ट, पत्र सभी भेजते हैं ईमेल के द्वारा आजकल, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे ऊपर तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, 75 नंबर को 70 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत में कंप्यूटर क्रांति का श्रेय, भारत में कंप्यूटर की क्रांति का जो श्रेय दिया जाता है किसको देते हैं? राजीव गांधी साहब को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बड़े विद्वान आदमी थे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 71 नंबर, बाइनरी पद्धति जो है, बाइनरी संख्या का आधार, बाइनरी संख्या का आधार होता है 1 और 0। ठीक है, 1 और 0 जो होता है वो मतलब कि संख्या का आधार है। देखिए बाइनरी संख्या का आधार क्या होता है? बाइनरी संख्या का आधार इनमें से क्या होता है? देखिए 0 और 1 की भाषा को समझता है, इसलिए इसका आधार बेस 2 होता है, यानी कि किसका 2 लगा देंगे, बी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि 0 संख्या और 1 इन्हीं दो संख्याओं पर आधारित है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। आप कभी भी देखते हैं कोई भी मशीन में बंद करने वाला जो होता है, मशीन आप कभी देखते हैं तो इस तरीके से ले रहती है, कोई मशीन में जो बंद करने वाला, खोलने वाला, स्विच ऑफ और स्विच ऑन करने वाला, ऐसी बटन दी होती है। ये 0 है और ये 1 होता है, बाइनरी संख्या इसी के पर पूरे काम करती है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन 71 का लगा दीजिएगा, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन से, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किसके भाग हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के भाग होते हैं, डी ऑप्शन लगा दीजिए, कंप्यूटर के भाग होते हैं। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन से, ऑनलाइन शिक्षण का साधन, ऑनलाइन शिक्षण का साधन क्या होता है बेटा? एक मिनट, 76 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? ऑनलाइन शिक्षण का साधन इनमें से क्या? गूगल क्लासरूम, वेबसाइट, इंटरनेट, इन सभी के माध्यम से शिक्षा कर ले सकते हैं, डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। अच्छा, 75 नंबर क्वेश्चन छूट गया था आपका, विश्व का सबसे बड़ा सर्च इंजन कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा सर्च इंजन जो है वो है आपका क्या? इनमें से बताएं, जीमेल, याहू, आर्ची या इन्फोसिस? 75 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करिए। वैसे गूगल जो है सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा सर्च इंजन कौन सा है? जीमेल, याहू, आर्ची या इन्फोसिस? बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? विश्व का सबसे बड़ा सर्च इंजन इनमें से कौन सा है? 4 ऑप्शन देगी। जीमेल तो सर्च इंजन है नहीं आपका, तो जीमेल वैसे गलत हो जाएगा। याहू एक सर्च इंजन जरूर है। आर्ची की बात किया है तो आर्ची जो है विश्व का प्रथम सर्च इंजन है, तो विश्व का सबसे बड़ा सर्च इंजन पूछा गया। विश्व का प्रथम सर्च इंजन की अगर बात की जाए
तो आपका हो जाए ऐतिहासिक रूप से आर्ची जो होगा विश्व का सबसे पहला सर्च इंजन माना जाता है। 1990 में एलन एमटेज ने इसको बनाया था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। याहू एक समय का सबसे बड़ा सर्च इंजन था। 1990 के दशक के मध्य में गूगल के आने से आप देखिए याहू जो है ये थोड़ा सा लोकप्रिय कम हुआ है, नहीं तो पहले याहू नंबर 1 पर था। ठीक है, तो याहू लगा दीजिएगा, याहू बी ऑप्शन 75 नंबर का। 75 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन याहू लग जाएगा। क्योंकि अब जो है गूगल है। बाकी इन्फोसिस की अगर बात की जाए तो इन्फोसिस भारत की एक प्रसिद्ध आईटी कंपनी है, सर्च इंजन नहीं है। जीमेल भी सर्च इंजन नहीं, ईमेल सेवा दाता है ये। ठीक है, आजकल तो गूगल सबसे बड़ा है। आगे देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों। 77 नंबर क्वेश्चन क्या आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास। 77 नंबर प्रश्न आप बताएंगे। 77 नंबर क्वेश्चन आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 77 नंबर 77 ईमेल भेजने या प्राप्त करने का मुख्य कारक बताएंगे। ईमेल भेजने या प्राप्त करने का मुख्य कारक इनमें से कौन सा है? तो इंटरनेट के माध्यम से ईमेल हम भेजते हैं और करते हैं। तो सी ऑप्शन 77 नंबर का, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 77 नंबर का। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन, ज्ञान दर्शन को लॉन्च किया गया कब? 81 नंबर, ज्ञान दर्शन को कब लॉन्च किया गया? 2000 में लॉन्च किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्ञान दर्शन को 2000 में लॉन्च किया गया है, ये बात आप ध्यान रखें। किसमें? 2000 में। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक टीवी चैनल है, सच्ची टीवी चैनल है ज्ञान दर्शन। दूरदर्शन और इग्नू के सहयोग से इसको शुरू किया गया है, बात भी आप ध्यान रखेंगे। वहीं 82 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न कह रहा है दोस्तों आपसे, मूक्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? मूक्स मूक्स जो है 2008 में व्यापक स्तर पर चालू किया गया है, 2008 में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज की शुरुआत शिक्षा को ऑनलाइन और सुलभ बनाने के लिए की गई थी 2008 में व्यापक स्तर पर। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, सी ऑप्शन इसका 82 नंबर का सी ऑप्शन। ठीक है, 82 नंबर का सी ऑप्शन लगा दीजिएगा दोस्तों। 82 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। 78 नंबर, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद कौन करता है? कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद कौन करता है? ब्राउजर करता है, ब्राउजर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, ब्राउजर, ए ऑप्शन। ठीक है, तो 78 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। 78 नंबर का करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे? ए ऑप्शन, बिल्कुल ठीक बात है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 79 नंबर, इंटरनेट द्वारा चलाए जाने वाले ऐप कौन से हैं? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब इंटरनेट के माध्यम चलते हैं। डी ऑप्शन। 79 नंबर का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन से, प्रथम वेब ब्राउजर है, प्रथम वेब ब्राउजर इनमें से कौन सा है बेटा? वर्ल्ड वाइड वेब, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। WWE को 1990 में टिम बर्नर्स ली ने बनाया था, पहला वेब ब्राउजर था ये। ठीक है, और इसके बाद बाद में इसे नेक्सस भी कहा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑनलाइन वेब पोर्टल है इनमें से। ऑनलाइन वेब पोर्टल आप देखें इसमें से देखिए, ज्ञानोदय या तद्भव, हंस या समालोचन बताएंगे। फटाफट से आप बताने का प्रयास। वैसे गूगल, नेटस्केप, याहू, ये सब ऑनलाइन वेब पोर्टल हैं, बताएंगे। ऑनलाइन वेब पोर्टल इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी हंस, ऑप्शन सी ज्ञानोदय, ऑप्शन डी समालोचन। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तद्भव, हंस, ज्ञानोदय, समालोचन। तो समालोचन जो है बेटा हिंदी साहित्य की एक अत्यंत प्रतिष्ठित और लोकप्रिय वेब पत्रिका है। इसके संपादक कौन है? अरुणदेव है। इस पोर्टल पर कविता, कहानी, आलोचना ये सब आपको दिखाई पड़ेगी। तद्भव जो है मुख्य रूप से एक साहित्यिक पत्रिका है जिसके संपादक अखिलेश अखिलेश है। ठीक है, इंटरनेट पर मिल सकती है लेकिन ये वेब पोर्टल नहीं है। हंस जो है ये भी नहीं है। ठीक, ज्ञानोदय जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा प्रकाशित एक मासिक पत्रिका है। तो ये सब समालोचना जो है इसका करेक्ट समालोचन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। सर्व शिक्षा अभियान आरंभ कब हुआ? सर्व शिक्षा अभियान बताएंगे, फटाफट से बताने का प्रयास। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ बेटा? सर्व शिक्षा अभियान की अगर बात की जाए तो ये 2000 से 2001 में शुरू हुआ। 2000 से 2001, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 80 नंबर का ए ऑप्शन, 80 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, लेकिन 84 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। 84 नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 85 नंबर। प्रश्न है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा चलाई जा रही वेब पत्रिका कौन सी है? बताएंगे। करेक्ट आंसर 85 नंबर, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के द्वारा चलाई जा रही जो वेब पत्रिका उसका नाम है हिंदी समय। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिंदी समय करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन से, सोशल मीडिया ने हिंदी साहित्य को क्या बनाया है? व्यापक बनाया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या लगा देंगे? लोकप्रिय बनाया है, लोकतांत्रिक बनाया है, लोकप्रिय क्या बनाया हुआ है?
तो सोशल मीडिया ने हिंदी साहित्य को व्यापक बनाया हुआ है। लोकतांत्रिक भी, यानी कि दोनों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। 89 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर का करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे बेटा? 89 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। नॉट नल क्या है? नॉट नल जो होता है एक डेटाबेस कॉन्स्टेंट है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। तो 90 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर डेटाबेस में नॉट नल एक यह सुनिश्चित करता है कि उस कॉलम में कोई वैल्यू जरूर होनी चाहिए, वह खाली नहीं रह जाता है। एक वेब पोर्टल है, सर्च इंजन है, कंप्यूटर है। नॉट नल जो होता है, तो ये एक प्रकार से क्या है बेटा? एक डेटाबेस कंस्ट्रेंट है, डेटाबेस कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी लगा, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। 90 नंबर का डी ऑप्शन लग जाएगा, ठीक है। 86 नंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इनमें से कौन सा नहीं? फेसबुक, गूगल, ट्विटर, इंस्टाग्राम। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इनमें से क्या नहीं? 86 नंबर बताएंगे। देखिए, तो गूगल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि एक ये क्या है? सर्च इंजन है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 87 नंबर। वेब पत्रिका समालोचन के मॉडरेटर कौन है? वेब पत्रिका समालोचन के मॉडरेटर अरुण देव हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरुण देव, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, अरुण देव। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। फटाफट से आप देखने का प्रयास करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 91 नंबर है। आभासी कक्षा वह होती जिसमें, आभासी कक्षा वह होती जिसमें क्या होता है बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन क्या आपसे कह रहा है? आभासी कक्षा वह होती जिसमें शिक्षक छात्र दोनों जुड़े हुए होते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, शिक्षक छात्र दोनों जुड़े हों, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 92 नंबर देख लीजिए। त्रिकाल में समास क्या है? त्रिकाल में समास होता है द्विगु समास, द्विगु समास। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्विगु समास, ठीक है। पहला पद यहाँ पर संख्यावाचक है, ठीक है। त्रिनेत्र मतलब क्या होता है? त्रिकाल मतलब जो है त्रि और काल, यानी कि यहाँ पर त्रि माने तीन होता है, ठीक है। द्वंद्व समास जैसे दिन रात में द्वंद्व समास आपका होगा, ठीक है। वेब पोर्टल इनमें से कौन सा नहीं? वेब पोर्टल कौन सा नहीं, बताएं फटाफट से आपसे। वेब पोर्टल देखिए, जानकी पुत्र समालोचना, पहली बार आलोचना। देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। आलोचना एक पत्रिका है, साहित्यिक विधा है बेसिकली, ठीक है। या पत्रिका का नाम भी हो सकता है जो है आलोचना, ठीक है। लेकिन जो है बाकी सारे पोर्टल हैं, क्लियर। तो ये वाला नहीं, बाकी सब है, यानी कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर वेब पोर्टल। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 93 नंबर को। साहित्यिक में प्रत्यय है, साहित्यिक में प्रत्यय क्या है? साप्ताहिक में या साहित्यिक में क्या प्रत्यय है? साप्ताहिक या साप्ताहिक, हाँ साप्ताहिक। साप्ताहिक में इक प्रत्यय लगा हुआ, कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय लगा हुआ है, इसका सी ऑप्शन। 93 नंबर का करेक्ट आंसर क्या? 93 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला 97 नंबर है। दशानन में समास कौन सा? दस आनन। दशानन में बहुब्रीहि समास है। दस हैं आनन, यानी मुख जिसके, अर्थात रामायण, दोनों पद मिलकर के एक तीसरे की ओर संकेत करता है, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुब्रीहि समास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 98 नंबर है। राधे में प्रत्यय है, राधे में, राधे में कौन सा प्रत्यय बेटा? 98 नंबर। राधे में, सॉरी, राधे, राधे राष्ट्रीय, इसमें कौन सा प्रत्यय है? राधे, ए प्रत्यय लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। राधे में ए प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 98 नंबर का, 98 नंबर का बी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राधे में कौन सा प्रत्यय है? राधे में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है बेटा? प्रत्यय इनमें से देखिए, ए प्रत्यय नहीं लगेगा, ए और यानी ए वाला प्रत्यय लगेगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 98 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, ठीक है। 98 नंबर का ए ऑप्शन इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर राधा धन ए बराबर राधे बना हुआ है, ठीक है। राधा धन ए, ऐसे कौनते में कुंती का पुत्र अर्जुन, तो यहाँ पर ए प्रत्यय केवल लगा हुआ, जैसे आदित्य, आदित्य, गांगे, वैंते, यहाँ पर ए प्रत्यय लग करके बनता है, बात ध्यान रखेंगे। 94 नंबर क्वेश्चन से अपराधी में उपसर्ग कौन सा है? अपराधी में कौन सा उपसर्ग लगा बेटा? अपराधी में, अपराधी में जो है अप उपसर्ग, उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। तो अपराधी में जो है कौन सा लगा हुआ है? अप प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। अनपढ़ में उपसर्ग कौन सा? अनपढ़, अनपढ़ में उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है? उपसर्ग पहले लगता है, अन उपसर्ग लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 96 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों,
फटाफट से आप देखेंगे प्रश्न, देश प्रेम में समास बताएं। देश प्रेम में कौन सा समास है? 96 नंबर। देश प्रेम में तत्पुरुष समास है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। देश प्रेम, देश के लिए प्रेम यानी संप्रदान, तत्पुरुष यहाँ पर है तत्पुरुष संप्रदान, ठीक है, यानी तत्पुरुष समास है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन है, जिन शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है उन्हें क्या कहते हैं? 100 नंबर। जिन शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है उनको क्या कहते हैं बेटा? उनको रूढ़ शब्द कहते हैं, या वे शब्द जिनके अर्थ टुकड़े बताएं। 96 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल तत्पुरुष समास ठीक है, ठीक है। 97 नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 99 नंबर का सी ऑप्शन ठीक है। देखिए, जिन शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है उन्हें क्या कहते हैं? अनेकार्थी या समानार्थी या भावार्थी? नहीं, एक अर्थी कहते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। 100 नंबर का बी ऑप्शन, 100 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। 99 नंबर क्वेश्चन आपका छूट ही गया। 99 नंबर, घुटन में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय मैंने लास्ट में जो जुड़ता है। घुटन में नन ना प्रत्यय, घुट धन ना बराबर कौन सा? इनमें से कौन सा प्रत्यय लगेगा बेटा? अन प्रत्यय लगेगा, घुटन, टन प्रत्यय नहीं लगेगा, ठीक है, अन प्रत्यय लगेगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर। 99 नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर है। इस तरीके से आप लोगों ने 100 क्वेश्चंस को समझ लिया है, ठीक है। बाकी मिलते हैं, आंसर की भी ऐसे आपको मिल जाएगी, आंसर की भी साथ में लगी रहेगी, तो परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। हमारे दूसरे चैनल को करिकुलर मास्टर को, बीए करिकुलर को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्ला ID पॉइंट पर आपने इस वीडियो को देखा ही है। अगर आपको कोर्स में ज्वाइन होना, PDF नोट्स प्राप्त करने प्रैक्टिस सेट के, तो आप प्रैक्टिस सेट के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। 9984 039 139 पर SMS कर दीजिएगा। को करिकुलर के कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम भेज दीजिएगा इस नंबर पर लिख करके, और किस सेमेस्टर में है। जैसे इतना लिख करके भेजेंगे, आपके पास एक QR कोड इसके अंदर भेजा जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं। इसी 100 रुपये फीस में आपको सभी सब्जेक्ट का, जियोग्राफी का, पॉलिटी का, हिंदी का, हिस्ट्री का, सबका आपको मिल जाएगा। मात्र और मात्र 100 रुपये फीस में सभी सब्जेक्ट का नोट्स आपको मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव का भी और लिखने वाला भी। तो जैसा भी आपको चाहिए आप SMS कर दीजिएगा कि हम इस यूनिवर्सिटी से हैं, उसके हिसाब से आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चूँकि को करिकुलर मास्टर पर इससे पहले 1-2 लेक्चर और ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको बहुत सारे लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। को करिकुलर मास्टर चैनल पर को करिकुलर की विशेष तैयारी होती है।